नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। दरअसल पश्चिम बंगाल की लड़ाई इतनी भी आसान नहीं है और इसी बीच में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा ने संभाल ली है। आज जेपी नड्डा जिस अंदाज में रैली से लेकर किसान परिवारों से मिलकर उनके घर में भोजन करते नजर आए और तो और एक नया प्रयोग लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा ने मुट्ठी भर चावल अभियान की शुरुआत की है। खासकर बड़ी तादाद में गांव-गांव जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता उनके समय बड़ी तादाद में चाहने वाले एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करेंगे और 23 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के बाद से उसे कम्युनिटी किचन तक पहुंचाया जाएगा जिससे गरीबों को खाना मिलेगा। लेकिन आज किसानों के साथ साथ एक मैसेज पश्चिम बंगाल की धरती से जेपी नड्डा ने यह भी दिया है कि इस बार ममता बनर्जी को एक बड़ी ललकार देने के लिए बीजेपी ने तैयारी की है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है जो यकीनन अब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी माहौल को गरमा रही है। खबर यह कि एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा है। चुनाव मुहाने पर है और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है, एआईएमआईएम को छोड़ दिया है। एसके अब्दुल कलाम ने फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बल्कि ये भी कहा है उन्होंने बरसते हुए एसके अब्दुल कलाम ने कि जो इस समय चुनावी मौसम चल रहा है, बहुत देरी से एआईएमआईएम ने कोशिश की कि पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री की जाए, ये सही समय नहीं है। अब उन्होंने पाला बदल लिया है, टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। एआईएमआईएम के लिए आज का दिन झटके भरा साबित हुआ है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने फिलहाल उनकी पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर ली है। इस समय ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच की इस लड़ाई में कई बड़े झटके इससे पहले टीएमसी को लगे हैं। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी जो पश्चिम बंगाल के अंदर दावा कर रहे थे कि इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसे में ये कहा गया है उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि बहुत देरी कर दी एआईएमआईएम ने इस राज्य के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारियों के लिए आने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं बीजेपी की तैयारियों की, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा ने न सिर्फ ममता बनर्जी को घेरा है बल्कि एक मुट्ठी चावल अभियान शुरू किया है। और ये तब हो रहा है जब किसान कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। ममता सरकार पर बरसते हुए जेपी नड्डा ने ये कहा कि अब जो हालत बनी हुई है उसमें उन्होंने टीएमसी का मतलब चावल चोर और तिरपाल चोर बता दिया है। ममता का जाना तय है, बीजेपी का आना तय है और जनता इस बात का जवाब इस बार के चुनाव में देगी। जेपी नड्डा जो खासकर एक अभियान के लिए पहुंचे थे, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभियान सारा का सारा किसानों के इर्द गिर्द है और किसानों की नाराजगी दूर करने की बात कही जा रही है कि पश्चिम बंगाल के किसानों को ये बताया जाएगा कि केंद्र में बैठी सरकार किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आती है जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो पा रही थी। किसान सम्मान निधि बड़े लंबे समय के बाद वहां के लोगों को मिल पाई। लेकिन सोचिए जरा, आज पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा का दौरा, इसी बीच में न सिर्फ लोगों ने उनका बढ़ चढ़कर स्वागत किया बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित होकर जहां जहां पर जेपी नड्डा थे, मंदिर से लेकर भोज करने तक हर जगह पर नजर आए। जेपी नड्डा ने न सिर्फ ममता बनर्जी सरकार को घेरा बल्कि पश्चिम बंगाल के अंदर कितना महत्वपूर्ण योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र से आती हैं और ममता बनर्जी उन्हें लागू नहीं करती हैं, उस पर भी अपना ध्यान, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्कि इसी बीच में राधा गोविंद मंदिर के अंदर भी वो नजर आए और साथ साथ रोड शो करते भी दिखाई दिए। न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि बीजेपी ये दम भर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ करिश्मा होगा। हालांकि कितना आसान होगा ये बीजेपी के लिए कर पाना, क्योंकि पश्चिम बंगाल की लड़ाई बहुत मुश्किल दौर से निकल कर जाती है। सत्ता तक पहुंचने के लिए, उस कुर्सी को हासिल करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं सियासी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी जो जोश भर रही है, जो जेपी नड्डा ने आज काम किया है, उसमें क्या कुछ कहा, इस रोड शो से लेकर किसानों के बीच पहुंचने तक को, क्या ममता बनर्जी को ललकारने के लिए ये खासकर अभियान शुरू किया गया है या फिर चुनावी मौसम के अंदर जब अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर जेपी नड्डा का बार बार जाना क्या रंग लाएगा। सबसे पहले आप सुनिए जेपी नड्डा ने कहा क्या है। सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो
खुशी है वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं। किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना। उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ। और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो, लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब या तो इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात राशन, हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर, चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर, त्रिपाल चोर। जल्दी से नजर डालते हैं कि एक चावल मुट्ठी अभियान की शुरुआत के पीछे मकसद क्या है और ये आखिर उन वोटरों तक कैसे पहुंचेगा जिनको साधने के लिए बीजेपी इस समय जुटी हुई है। जेपी नड्डा ने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की है, एक मुट्ठी चावल अभियान। इसके तहत बड़ी तादाद में किसानों के परिवारों तक पहुंचा जाएगा। कृषक सुरक्षा ग्राम सभा में जमकर इस बात पर जोर दिया गया कि किसी तरह से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसके लिए उत्साहित किया जाए। राज्य में ऐसी 40,000 ग्राम सभाएं होंगी जहां जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता एक मुट्ठी चावल जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। अगले कुछ दिनों के अंदर ये चलता रहेगा। इसमें लोगों से चावल या दाल मांगा जाएगा। एक मुट्ठी चावल या दाल के जरिए एक मैसेज दिया जाएगा कि लोगों तक कैसे पहुंच बनानी है, उनकी समस्याओं को सुनना है। मकसद है लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। बीजेपी बंगाल के अंदर उतरी है, ये याद दिलाया जा सके। भोज आयोजन के जरिए सियासी पैठ बढ़ाने की तैयारी बीजेपी एक तरह से कर रही है। पश्चिम बंगाल में 73 लाख किसानों पर नजर है बीजेपी की, जिनके घर घर पहुंचने का इरादा इसी अभियान के जरिए बनाया गया है। आखिर बीजेपी की रणनीति है क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, वो भी समझिए, क्योंकि अब कुछ महीनों के अंदर जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तब सबसे जरूरी है डोर टू डोर कैंपेन। इस पर काम बीजेपी कर रही है कि घर घर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाएं। तुष्टीकरण पर चोट, ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान दिया जाए। ममता बनर्जी के खिलाफ कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो काम आ सकते हैं। गुंडागर्दी का शोर कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है, गुंडागर्दी बहुत जोरों शोरों पर है। भ्रष्टाचार परवार, कौन कौन से घोटाले हुए, किन किन में नाम सामने आया। विकास का खाका, ये बताना कि केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों के अंदर जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कैसा माहौल है, कैसा विकास है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी कि केंद्र की सरकार का काम भी वहां पर बताना, केंद्र ने जो भी काम किया उसको लोगों तक पहुंचाना। ये कई महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो बीजेपी के हाथ में है, जिनको बनाने की कोशिश की जाएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज की पश्चिम बंगाल को लेकर। आज जो हमने सियासी शोरगुल सुना है उसे बाकी पार्टियों ने क्या महसूस किया है, और क्या जब किसान एक तरफ नाराज नजर आ रहे हैं, वहां ममता के गढ़ में जाकर किसानों की नाराजगी दूर करने की बात करना, क्या ये काम आएगा? इसी पर खास बातचीत के लिए बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानिश इकबाल जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है दानिश इकबाल जी आपका। हमारे साथ टीएमसी से आ गए हैं नीरज राय जी, बहुत बहुत स्वागत है नीरज राय जी आपका भी। राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। पहला सवाल दानिश इकबाल जी आपसे है। बड़ा अच्छा मौका जेपी नड्डा जी ने चुना कि किसानों को केंद्र में रखकर एक अभियान शुरू हुआ है, एक मुट्ठी चावल, और इसके अलावा किसानों को यह भी पूछा जा रहा है कि आपने पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के राज में क्या क्या ऐसी चीजें सही हैं जो आपको नहीं सहनी चाहिए थी, मतलब किसानों के साथ कोई अन्याय हुआ है तो बीजेपी जानना चाहती है। और इसका दूसरा पहलू देखिए, दिल्ली के अंदर एक आंदोलन चल रहा है जिसमें बहुत सारे राज्यों के किसान हैं और आप मीटिंग भी उनसे करते हैं, तब इन दोनों चीजों को कैसे समझा जाए? ममता बनर्जी की सरकार में किसानों को दुख है तो वो आपको लगता है कि उनकी बात सुननी चाहिए, और जब केंद्र की सरकार से कोई किसान दुखी है या बातचीत चल रही है, आंदोलन चल रहा है, उसका जिक्र आप पश्चिम बंगाल में जाकर नहीं करते? देखिए, आज से ठीक एक महीना पहले जो है नड्डा जी जब बंगाल की यात्रा पे थे, तब ममता जी के गुंडों ने वहां पे उनपे जो है हमला किया था। और ठीक आज एक महीने के बाद जब वो वर्धमान में थे तो वहां पे वर्धमान की जनता ने, बंगाल की जनता ने फूलों से स्वागत किया, फूल बरसाए उनपे। और ये साबित करता है कि वहां की जनता को जो है वो उत्पात नहीं चाहिए, वहां की जनता को विकास चाहिए, जो आज नजारा दिख रहा है। आज पूरे दिन भर आप देखिएगा, जहां जहां कार्यक्रम थे नड्डा जी के, तो लोगों का अपार प्यार, स्नेह लोगों का मिला है। तो ये तो एक विषय हो गया। दूसरा विषय है जो हम किसान की आप बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, प्रदेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सर झुका करके, हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ किसान भाइयों से बात करने को तैयार हैं। किसान भाइयों के हर विषय को, हर मुद्दों को सुलझाने के लिए हम संवेदनशील हैं। लगातार सरकार जो है पोलाइट वे में बात करने के लिए तैयार है और बात जारी है, वार्तालाप हो भी रही है। और हम किसान के हर मुद्दे को संवेदनशीलता से ले रहे हैं और एक बीच का रास्ता निकालने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और ये जो कानून, कृषि कानून हमने बनाया है, ये किसान की भलाई के लिए ही बनाया है, किसान को सशक्त करने के लिए ही बनाया है। और देखिए, ये कानून पूरे देश के किसानों के लिए है। और बंगाल का कोई किसान तो आंदोलन नहीं कर रहा है, बिहार का कोई किसान तो आंदोलन नहीं कर रहा है, तेलंगाना का कोई किसान तो आंदोलन नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर पंजाब के और हरियाणा के कोई किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वो किसान नहीं है। मैं मानता हूं कि वो हमारे किसान भाई हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी जो भी जायज मांग है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि उनको रास्ता निकाला जाए, उसका हल निकाला जाए। जहां तक ममता जी का सवाल है, देखिए, ममता बनर्जी एक डिक्टेटर के तरह उन्होंने सरकार चलाया है पश्चिम बंगाल के अंदर। और यही ममता बनर्जी लेफ्ट से जो है इनकी लड़ाई रही, लेफ्ट के साथ इनका वर्चस्व का झगड़ा रहा और लेफ्ट को हटा करके ये सत्ता में आई ताकि वहां की आम जनता, आम गरीब के साथ न्याय कर सकें। लेकिन उसमें ममता बनर्जी फेल हुई। इन्होंने अपीजमेंट किया, तुष्टीकरण किया, रोहिंग्या को वहां पे जो है पनाह दी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दिया। और जिस प्रकार से पूरे बंगाल में ममता बनर्जी का शासन रहा है, एक तरफ अपीजमेंट रहा है तो दूसरी तरफ इनका सिंडिकेट चला है, जिस सिंडिकेट में करप्शन और टोकन, हर काम के लिए वहां पे लोगों को टोकन देना पड़ा, पैसे देना पड़ा। मतलब जो है व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार वहां पे थी। वहां की जनता जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए प्रियंका जी, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत वहां पे जो है 4% था। 2014 में हमने 2 सीटें जीती और 18% वोट शेयर हमारा रहा। 2019 में वो बढ़ करके 40% वोट शेयर हो गया और 18 सीटें हमने जीती। तो ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है देश के अंदर, उसको वो चाहती है कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, ताकि वहां पर भी जिस प्रकार से पूरे देश में विकास हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी बराबरी के साथ, कोई तुष्टीकरण नहीं, कोई अपीजमेंट नहीं, बराबरी के साथ बंगाल के लोगों का विकास। हमने केंद्र में जो किया वो तो हम बताएंगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत सारी चीजें बाकी राज्यों से बहुत अलग है, उस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन नीरज राय जी,
एक ऐसा प्रदेश जहां पर किसान सम्मान निधि ना मिल रही हो, वहां जाकर किसानों के बीच में बैठकर बीजेपी अगर ये कहे कि कोई भी अन्याय हुआ है तो हम आपके साथ खड़े हैं, अब ममता बनर्जी के दिन बहुत कम बचे हैं, क्या चीजें आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ एक तरह से आपकी कोई कमजोर नब्ज पकड़ रही है किसानों के जरिए? अगर लगभग 1.5 से 2 करोड़ वोटर किसान परिवारों के हैं इस समय पश्चिम बंगाल में, क्या आपको लगता है कि इसीलिए ये बात की गई है कि एक तरफ यहाँ लोहा गर्म है या किसान कह रहे हैं कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा है और वहां जाकर ममता बनर्जी की सरकार में क्या क्या किसानों को नहीं मिला वो याद दिलाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए प्रियंका, बात तो यहाँ पर यह है कि आपकी बातों का जवाब दे लूं, फिर उसके बाद में भाई दानिश इकबाल जी की भी बातों को जवाब देना चाहूंगा जी। देखिए, पिछले 6.5 सालों से अगर देखा जाए तो अगर जो ही कोई आवाज उठती थी देश के अंदर अपने भारत की सरकार से, तो सरकार तुरंत पलटवार मारती थी कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, अगर कुछ गलत हुआ तो किसने किया? नेहरू जी ने कर दिया। अब उसके बाद देश के अंदर पिछले 45 दिनों से हमारे किसान धरनारत हैं, और मैं भाई दानिश जी को ही नहीं, इनके तमाम उन प्रवक्ताओं को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी का एक अध्यक्ष बाद में हूं, पहले किसान का पुत्र हूं और आज भी अपने खेत पे और गांव पर ही मैं हूं। ठीक है, देखिए, आजाद भारत में जितने भी आंदोलन हुए, खास तौर से सभी आंदोलन अगर केंद्र सरकार से मांग होती है तो वो एनसीआर, जो दिल्ली राजधानी परिक्षेत्र है, उसके ही इर्द गिर्द होते रहे, जो 250 से 300 किलोमीटर के रेडियस में लोग के पहुंचते रहे। शायद दानिश जी आपको याद नहीं होगा, जो 20 मार्च 2013 में वही किसान थे जहां पर आप जो आज बैठे हुए हैं, वो भी पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें कि राजनाथ सिंह जी जंतर मंतर पर जाकर भाषण दे रहे थे, लच्छेदार शब्दों का प्रयोग और कलात्मक हाथों का इशारा चल रहा था मनमोहन सिंह जी के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री निवास से 6 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर बैठे किसान नहीं दिख रहे। अब बहुत विस्तृत पे नहीं, अब शार्ट पे जाना चाहूंगा। पिछले 45 दिनों में यह बता दे, देश भी जानना चाहता है कि हमारे जो कि बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके प्रचार मंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, वो या जेपी नड्डा जी कितनी बार जाकर उनसे मिले हैं? राजनाथ जी के बातों का ये जवाब है। 1200 किलोमीटर दूर आप जाकर कच्छ में किसानों को संबोधित करते हैं, फिर बंगाल में जाकर किसानों से चावल मुट्ठी मांगते हैं, और तृणमूल कांग्रेस को क्या बोलते हैं? त्रिपाल चोर, चावर चोर। अगर मैं ये कहूं कि भ्रष्टाचार जनित पार्टी, जो कि कोरोना काल में भी 20 लाख करोड़ के पैकेज को खा गई, भ्रष्टाचार जनित पार्टी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री केयर फंड में नहीं रोकिए, नहीं बात पूरी करिए, लेकिन ये भी बताइएगा साथ में कि क्यों मैं बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल के किसान से ये क्यों ना पूछा जाए कि भाई आपको किसान सम्मान निधि क्यों नहीं मिल रही थी जब केंद्र भेज रहा था? ये बताइए, आपके बातों का जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन कुछ मेरे भी सवाल हैं। हमारे देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं, ठीक है, उस 6,000 रुपए से देखा जाए, राकेश जी भी सहमत होंगे, मैं नहीं कर रहा हूं कि हमारी ही बात बोलेंगे वो, 6,500 से देखा जाए तो 90,000 करोड़ रुपए आता है। इस बार भारत की सरकार ने 38,000 करोड़ दिया, पिछली साल जो दिया था 50,000 करोड़ से नीचे के दिया था। तो भाई 14.5 करोड़ किसानों की बात करते हैं, किस पैमाना से नापते हैं? जिस तरह से कि बंगाल में 73 लाख किसान हैं, वहां की सरकार योजना चलाती है, 10,000 रुपया सालाना देती है, 5-5 हजार की किस्त में। किसान बीमा प्रीमियम सरकार पे करती है, 2 लाख रुपया एक्सीडेंटल बीमा देती है। अब इनके मानक के हिसाब से मात्र 23 लाख ही किसान परिवार पात्र थे। तो भारत सरकार को, भाजपा को नहीं, भारत सरकार को ममता जी ने एक नहीं कई लेटर लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो ये बताएं लोग कि नहीं लिखा है, कि भाई मैं अगर प्रदेश सरकार 73 लाख लोगों को वहां पर हम दे रहे हैं सुविधा, तो आप भी 73 लाख को क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन ये अपनी गलतियों को जिस तरह से पूरे देश में गलती करते हुए भी छुपा के रखे हैं, तो बंगाल में 6.5 साल से ये जाकर बोल रहे हैं कि हमको नहीं मिल रहा है, सम्मान निधि नहीं जा रही है, आयुष्मान योजना नहीं जा रही। भाई साहब, आयुष्मान योजना वहां पे प्रियंका 2011-12 से चल रही। और रही बात हमारे जो कि वोट परसेंटेज पे, तो दानिश भाई मैं बता दूं कि 2019 का आप लोग दीजिए आंकड़ा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लोकतंत्र है, जो बेहतर योजना लेकर जाएगा वो सत्ता उसके हाथ में रहेगा, देश का और बंगाल का विकास करे। लेकिन जाहिर सी बात ये बताइए आप कि 4% से 40% तो दिख रहा है आपको। सत्ताधारी पार्टी वहां पर है कौन? टीएमसी। हमारा 45.5% वोट से हम 44-44% पे ही रुके हुए हैं।
लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट ने जो वाक ओवर दिया था, यहाँ पे सोचने वाली बात यह कि क्या इस भी चुनाव में विधानसभा में भी कांग्रेस और लेफ्ट वाक ओवर देगी? आप वहां पे परेशान अपने पिछले वोट परसेंटेज को बचाने के लिए हैं, न कि टीएमसी के वोट परसेंट को घटाने के लिए। टीएमसी के अलावा भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिनको साधने की कोशिश हो रही है कि साथ साथ चलेंगे तो शायद कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर हम राकेश जी आज की स्थिति देखते हैं पश्चिम बंगाल की, तो कुल मिलाकर ये नजर आता है कि ये ममता बनर्जी और बीजेपी के अलावा शायद किसी और के लिए चुनाव नहीं है। जैसे छोटी छोटी पार्टियां भी बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ देख रही हैं कि उनका प्लान ऑफ एक्शन जो होगा शायद उनके साथ चलने का ज्यादा अच्छा रहेगा पश्चिम बंगाल के अंदर इरादा। लेकिन आज जो हमने देखा है रोड शो से लेकर एक मुट्ठी चावल जो नए नए प्रयोग बीजेपी अलग अलग राज्यों में करती है, वहां किसानों से शुरुआत करके क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? क्योंकि अगर वहां के किसान परिवारों के साथ उठकर बैठकर ये बताया जा रहा है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कि कोई कमजोर कड़ी ढूंढी जा रही है अभी चुनावों से ठीक पहले। प्रियंका जी देखिए, मैं अपनी शुरुआत इस बात से करूंगा कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर बीजेपी पुरजोर ताकत के साथ चुनाव की तैयारी में जुटी हुई, वहां पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जिस तरीके से बीजेपी निरंतर ये कहती आ रही है कि बंगाल के अंदर हमें भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है और बीजेपी के पास बहुत अधिक कार्यकर्ता भी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से टीएमसी के बड़े नेता जिस तरीके से बीजेपी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगी जिनको टीएमसी में टिकट मिलती। वही लोग अगर ये सत्ता में आ भी गए, बीजेपी सरकार में आ भी जाती है, तो वही लोग महत्वपूर्ण पदों पे होंगे जो टीएमसी के अंदर महत्वपूर्ण पदों पे थे। जिस तरीके से अभी एक मंत्री रहे टीएमसी के अंदर, वो बीजेपी में जा रहे हैं और उनको किस तरीके से एक महत्वपूर्ण पद या कद मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि ये पार्टी ही जीतेगी, लेकिन लोगों के चेहरे वही रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक नाइंसाफी भी कर रही है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए ग्रास रूट पे काम किया और बंगाल के अंदर मेहनत करी, लेकिन अब ऐन मौके पर अगर बीजेपी के अंदर चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो या टीएमसी के बड़े नेता अगर आएंगे या कुछ विधायक वहां से छोड़ के बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, तो ये लोगों के साथ छलावा होगा कि लोग राकेश जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं जो टीएमसी भी बार बार कह रही कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के अंदर शायद उतने चेहरे नहीं है उसके पास जितने वो बाहर से ला कर प्रचार करवाना चाहती है? क्या इस समय बीजेपी के मन में भी ये चीजें हो सकती हैं कि अगर आप पश्चिम बंगाल में ग्रिप नहीं बना पाएंगे, वहां के लोकल लीडर्स को नहीं समझा पाएंगे, चाहे टीएमसी से आए किसी भी पार्टी से आए, तो बाहरी वाला इंपैक्ट कहीं ऐसा ना हो कि टीएमसी के काम आ जाए वो? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, चुनाव के अंदर लोगों को अपनापन एक दिखना चाहिए, तभी लोग उससे रुझान करते हैं। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो जितने भी राष्ट्रीय नेता बंगाल में जा रहे हैं, वो जो भाषण है वो अपना हिंदी में दे रहे हैं, तबकि वहां पर बंगाली के अंदर भाषण देने वाले इनको नेता चाहिए। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बंगाली ही अच्छी तरह से समझते हैं। जब आपने देखा होगा माननीय मोदी जी किसी भी प्रदेश में जाते हैं तो वो भाषण की शुरुआत वहां की क्षेत्रीय भाषा से करते हैं। तो इसी तरीके से इनके पास वहां के बड़े नेताओं की बहुत बड़ी कमी है जो कि बंगाल से संबंध रखते हो, इसलिए बीजेपी चाहे वो कोई भी पार्टी हो उसके बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं इसी चीज का खामियाजा, जैसे आप देखिए कि कोई भी किसी भी प्रदेश का बड़ा नेता, बीजेपी का स्टार प्रचारक, अगर वो वेस्ट बंगाल में जाता है तो वो वहां का स्थानीय नेता नहीं है। तो लोगों का जो जुड़ाव है, जो लोगों के अंदर एक जुड़ाव आना चाहिए, वो जुड़ाव कहीं ना कहीं छूट जाता है। और जिस तरीके से एक मुट्ठी अनाज लेने की जो बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भी टच करने के लिए बात कही गई है, क्योंकि जब एक लाखों की संख्या में बीजेपी घर घर जाके किसानों से अनाज को इकट्ठा करेगी, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी दिखा सकती है कि हमने इतने किसानों से अनाज लिया तो इतने किसान हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी जानें जा रही हैं, तो मेरा एक ही कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी आने वाले नेताओं को जेड सिक्योरिटी तक दे रही है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने कार्यकर्ताओं को भी सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि चुनाव है और चुनाव के अंदर दो प्रमुख पार्टियां जो होती हैं वो आमने सामने होती हैं,
और इस बात में कोई शक नहीं है कि वेस्ट बंगाल के अंदर का जो चुनाव है वो केवल टीएमसी और बीजेपी के बीच में चल रहा है। लेकिन अब यही है कि बीजेपी अपने आप को और मजबूत करने के लिए वो किसी भी पार्टी के नेताओं को अपने साथ मिला लेती है ताकि उनको वहां के लोकल नेता मिल जाए। ठीक है, आपसे और भी सवाल लेंगे, लेकिन छोटा सा जवाब दीजिए दानिश इकबाल जी, उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं भी दिखाने की बाकी लोगों को लगता क्या है ये दौरा जेपी नड्डा का। एक छोटा सा सवाल, ये 27 जनवरी से स्पेशल एक सत्र बुलाया जा रहा है विधानसभा का पश्चिम बंगाल में, और ये कहा गया है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हम प्रस्ताव लेकर आएंगे। अब क्या जवाब देंगे इस बात का? आप तो कह रहे थे पश्चिम बंगाल के लोग तो, किसान तो नाराज नहीं है इस बात से, सरकार तो लेकिन चलेगी ना अपनी चाल। प्रियंका जी देखिए, सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं है, सरकार टीएमसी की है, तो निश्चित तौर पर वो तो लेकर के आएगी ही। तो इसमें कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई इसमें आश्चर्यजनक वाली बात है। लेकिन हाँ, विषय ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक संरचनाएं को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता देश में कहीं भी चुनाव होता है तो वो आता है और जाता है। बिहार में चुनाव हुआ था, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से आते हैं, वो बिहार के चुनाव प्रभारी थे। भूपेंद्र यादव राजस्थान से आते हैं, वो बिहार के प्रभारी हैं। राधा मोहन सिंह बिहार से आते हैं, वो यूपी के प्रभारी हैं। तो ये कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की, संगठनात्मक संरचनाएं हैं। आज देश के अंदर कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जिनके पास भारतीय जनता पार्टी जैसी कार्यशैली हो, संगठनात्मक संरचनाएं हो। आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास कार्यकर्ता है, तो जहां भी चुनाव होता है हम जाते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, बिहार से आने वाले शाहनवाज सर वहां पे जाके चुनाव लड़े। बिल्कुल आपके पास मैं आऊंगी। ऐसे समय समय के लिए जाने वाले प्रचारकों को आप ये समझते हैं कि ये कोई काम करके वहां आएंगे, तो यकीनन आपके कार्यकर्ता और में जोश भरने के अलावा शायद और कोई नई चीज नहीं होती होगी, आप भी जानते हैं चुनाव में। प्रियंका जी, और भी सवाल लेंगे आपसे, बहुत सारी बातें आपसे आगे करेंगे, लेकिन इस पूरे दौरे को लेकर बीजेपी से लेकर अन्य पार्टियां भी, कांग्रेस से लेकर अन्य पार्टियां क्या कह रही हैं? जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल गए तो पार्टियों को क्या लगा, सुनिए आप भी। विशाल जो सभा है ये इस बात को इंगित करती है कि पश्चिम बंगाल का जो किसान है वो मोदी जी के साथ है, कृषि बिल के साथ है, कृषि बिल के समर्थन में खड़ा हुआ है। आज पहली बार जब आए थे, इससे पहले एक बार हमला हुआ था, अब फिर दोबारा एक गांव के अंदर में आना, फिर एक क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? नहीं, अब ऐसा है कि अगर वो हमको डराएंगे, आतंकित करेंगे तो हम आतंकित थोड़ी होंगे, डरेंगे थोड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम बंगाल में भले हमें कितना भी बलिदान देना पड़े, पर हम बंगाल में प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। और इस ऐसी सरकार जो हिंसा के रास्ते पर पूरे प्रदेश को ले जा रही है, जहाँ विनाश हो रहा है। देखिए, वो कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसान नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। जिस तरह से किसानों को अपमानित किया गया है दिल्ली के सीमा पर, दिल्ली में, बाकी जगहों में भी, तो उसको लेकर आज किसान भारतीय जनता पार्टी से विशेष रूप से और केंद्र सरकार से खास तौर पर, तो ये दोनों का उनका ये कहना है कि आज जो कुछ हम लोग झेल रहे हैं, हमारे बाल बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं आज रोड पर हैं, लेकिन इस सरकार को और इस भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता नहीं है और सिर्फ अपना एक ईगो बचाने के लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। तो नड्डा साहब हों या कोई साहब हों, हमको नहीं लगता है कि इस बार किसान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। करते रहे साहब, वो तो हर भारत पार्टी अपने अपने तौर तरीके से करती है। आपको याद होगा इन्होंने वो शिलान्यास का भी कार्यक्रम किया था, हर घर से एक ईंट और पत्थर लिया था। वो ईंट और पत्थर कहाँ चले गए, उसका पैसा कहाँ चला गया, और उसके बाद तो ये ज़रूरी थोड़ी कि सब सरकारें इनकी जीती थी, बल्कि अमूमन ज़्यादा राज्यों में तो बीजेपी की सरकारें हार गई थी। तो इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं होता है। बात यह है कि ममता की सरकार के खिलाफ ये नियोजित और षड्यंत्र के तरीके से उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और
बीजेपी का इरादा साफ है इस समय कि अपनी रणनीति आगे बढ़ाकर यह एहसास कराया जाए कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के गढ़ के अंदर बीजेपी ने जो ताकत झोंकी है वो यूं ही नहीं है, बल्कि पूरी रणनीति के साथ मैदान में बीजेपी उतरी। जल्दी से नजर डालते हैं कि आखिर ये जो रणनीति है बीजेपी के लिए कितनी मायने रखती है, लेकिन इसमें है क्या क्या चीजें शामिल। जैसे अब इरादा क्या है कि बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल पर नजर कैसे डाल रही है, कैसे प्रचार को आगे बढ़ा रही है। उत्तर बंगाल पर नजर है, नवद्वीप को फोकस करने की इस समय पूरी तैयारी है। कोलकाता के लिए अलग से रणनीति, राडबंग के अंदर भी तैयारी चल रही है, मिदनापुर, अलग अलग तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल में आप देखें तो 5 अलग अलग वो देख सकते हैं आप इसमें कि कैसे एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक कैसे पहुंचा जाए, पूरे पश्चिम बंगाल को कैसे साधा जाए, चाहे उसमें विरासत की बात आए, चाहे किसानों के साथ बात करने की बात आए, घर जाकर भोजन करने की बात आए, या फिर मंदिर दर्शन हो, यहां तक कि अब तो चुनाव के अंदर लव जिहाद का मुद्दा भी गूंजने लगा है। दानिश इकबाल, छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद नीरज राय जी के पास जाना है। पश्चिम बंगाल में आप जो कर रहे हैं उससे बाकी पार्टियां AIMIM हो, TMC हो, कांग्रेस हो, वो कह रही हैं कि जैसे बाकी राज्यों में करते हैं उससे कुछ अलग पश्चिम बंगाल में होगा नहीं। बाकी आपने माना भी इस चीज को कि जैसे स्टार प्रचारक बाकी राज्यों में जाते तो यहां भी जाएंगे, लोगों को कितना भाएंगे ये तो समय ही बताएगा। विकास की कोई भाषा नहीं होती है, विकास की एक ही भाषा होती है, अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजना पहुंचना, अंतिम व्यक्ति तक उसके चेहरे पे मुस्कान लाना। और ये विकास की परिभाषा को नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्थापित किया है इस देश के अंदर, और उसी नेतृत्व पे आज पूरा देश विश्वास करता है। चाहे वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे गोवा में सरकार हो। हम पे आरोप लगते थे, हम पे कहे जाते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ कॉ बेल्ट की पार्टी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पार्टी है। तो आप जो भाषा की बात कर रही हैं कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी तो एक ही भाषा है और वो है विकास, वो है डेवलपमेंट, कि हर व्यक्ति का डेवलपमेंट हो, हर बिरादरी का, हर समाज का डेवलपमेंट हो, किसी का अपीसमेंट नहीं हो, किसी का तुष्टीकरण नहीं हो। जो भारतीय हैं उनको भारत में जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर आपने रोहिंग्या को संरक्षण दे रखा है, आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रखा है, और जो वहां के बाशिंदे हैं, जो बंगाल की जनता है, जो वहां के लोग हैं, उनका हक का हनन कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करने देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और चाहे जिसने भी करप्शन किया हो, जिसने भी अपीसमेंट किया हो, वो जेल के अंदर होंगे, उनको सजा मिलेगी। जहां तक बात ये कह रहे थे कि दूसरे पार्टी के नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं, देखिए प्रियंका जी, चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरे पार्टी के नेता भी, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भी, जिनको लगता है कि जो नेतृत्व है, जहां नियत है, जहां नियति है, वहां हमें जाना चाहिए। और कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यकीन रखता है, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे विश्वास रखता है और उसके विचारधाराओं को अपनाता है, तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। अपने विचार भी तो लेकर आते हैं ना, साथ में TMC से कोई आ रहा है तो अपने विचार भी तो लेकर आएगा, कि आते अपने विचार छोड़कर एक शपथ लेगा कि आज से मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, जो पीछे हुआ वो भूल चूक माफ हो जाएगी। कैसे नीरज राय जी, आपकी तरफ से तो बहुत सारे लोग हैं जो नाराज हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके पास आ रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है प्रियंका जी की अभी मेरे दानिश भाई ने राकेश जी के सवालों का जवाब दिया था, मैंने तो वो सवाल ही नहीं पूछा था, और राकेश जी ने जो कहा था बहुत ही बेहतरीन चीज कहा था। ये अच्छी बात है कि अगर TMC से इनके में गए हैं, चुनाव के समय लोकतंत्र है, पार्टियों से आना जाना लगा रहता है, न कोई आखिरी पार्टी होती है, न कोई आखिरी शब्द होता है राजनीति में। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे जो नेता गए हैं, राकेश जी भी सहमत होंगे क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको मैं नहीं बता पाऊंगा इस पे, लेकिन सहमति जरूर चाहूंगा। ये वही लोग गए हैं TMC से छोड़ के बीजेपी में, जिनके ऊपर की भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी शुभेंदु अधिकारी को पानी पी पी के गरियाती रहती थी। ये चले गए, मंच पे जब आए तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरा पे दानिश भाई तब खरी उतरती जब उसी वक्त गृह मंत्री के सामने, जो कि भाजपा के इस समय स्टार प्रचारक भी, प्रचार मंत्री भी हैं, अमित शाह जी, तुरंत उनको जेल के अंदर भेजते, तब वो बंगाल की जनता के साथ न्याय होता और हमारी सरकार की वहां पे बदनामी होती। लेकिन वो तो माला पहनाकर अपने में ले लिए। अब आइए, आप जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक पार्टी की वह भी थीम है जो कि कभी मर्सी पे 2 सीटें दी जाती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी को, और अटल जी विपक्ष में रहते हुए भी विदेश भेजे जाया करते थे। उस समय की अटल जी की सरकार
और 2014 से जो आयातित और मार्केटिंग से युक्त जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका मेरे भाई चाल चरित्र चेहरा से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो आप आओ, दूसरे को दोष दो, अपने कमियों को छुपाओ और आगे दोष ढूंढते रहो, यह रह गया है। इस पर भी मैं दोषारोपण करने की बात नहीं करूंगा। मैं सुन रहा था विजय वर्गीय जी का, बहुत अच्छा बोला उन्होंने। देखिए, मैं पार्टी का नेता भी हूं और एक जिम्मेदार पद पे बैठा हूं और आम जनता के सामने राकेश जी भी हैं, सभी लोग, दानिश जी आप भी हैं। क्या जरूरी है किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की हत्या होना? अगर भाजपा हर जगह आरोप लगाती है, उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं का बलिदान, विजय वर्गीय जी आपसे निवेदन है, क्या अपने लड़के को राजनीति करने के लिए बलिदान कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। तो आम जनमानस को परेशान करने का अधिकार न हमें है, न विजय वर्गीय जी को है, न भाजपा को है, न टीएमसी को है, न किसी भी भारत के राजनीतिक दल को है। उस पर राजनीति नहीं। और आपने कहा विकास की बात, देखिए दानिश भाई, विकास आपने बहुत अच्छा कहा कि आम जनता, जो पहले व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान कहां से रहेगी मेरे भाई? रेल बेंच कर आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, गेल बेल और बीएसएनएल के टावरों पे जियो और तमाम कंपनियों के टांगे जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मोदी जी ने नहीं बनाया था, ये पिछली सरकारों ने बनाया था। हमारे देश में पहला आईटी कॉलेज जो था 1951 में खड़गपुर आईटी कॉलेज बनाया गया था, जिसको कि मोदी जी नहीं बनवाए थे, जिनको ये उल्टा सीधा बोलते हैं नेहरू जी बनवाए थे। 6.5 साल में एक इंस्टीट्यूट नहीं बनवा सके, तो ये विकास की परिभाषा ही बदल दिए। देखिए, देश चाहता है विकास, देश की जनता ने इनको सत्ता में लाया, जानते हैं क्यों? किसान लाए थे, हमारे जैसे 70% नौजवान लाए थे, और उस समय सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाने के लिए हर घर से लोहा मांगा गया था। लोहा मैं भी दिया था, किसान का लड़का हूं तो फावड़ा और हंसिया ही दूंगा, मैंने दिया था। उसके बावजूद भी 3000 करोड़ रुपए लग गए भ्रष्टाचार करने में, उसका तो हिसाब आज तक नहीं दिया आपने। भाई साहब, आरोप लगाइए, जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए। हमसे बेहतर योजनाएं, आप केंद्र सरकार अपनी किन योजनाओं के बारे में बात करती है? 2 योजनाओं को छोड़ दिया जाए जिसे बंगाल ने लागू नहीं किया। आप अपनी योजनाओं की फहरिस्त लेकर जनता के बीच में जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता के साथ खेलेंगे। अगर हमसे बेहतर योजना रही तो जनता आपको सराखों पे बैठाएगी। टीएमसी की जागीर नहीं है, ठीक है, आपकी जागीर भी नहीं है। अच्छी बात रखी अपने कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जितना मर्जी दम लगा ले, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं कि वहां की सरकार ने क्या किया और केंद्र की ने क्या किया। लेकिन राकेश जी, एक और भी चीज है जो हम यहाँ नहीं भूल सकते कि टीएमसी के अंदर से निकले लोग, चाहे बीजेपी जाएं या बीजेपी से निकलकर कोई किसी और दल में जाए, कोई मॉडल तो लोगों को चाहिए ना। कोई भी पार्टी अगर अपने बारे में बात करती है, क्या पैमाना आपकी नजर में है जो पश्चिम बंगाल के अंदर अभी पार्टियां ढूंढ रही हैं या मिसिंग है? क्योंकि बहुत सारे स्टेट के अंदर ऐसा हुआ है कि दूसरे राज्यों से बताया गया हम ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिए नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा कि लव जिहाद लेकर कानून लेकर आएंगे और हम ऐसा कर देंगे। तो ऐसे बार बार स्टार प्रचारक जाएंगे, कुछ नई नई चीजें जाएंगी। कोई मॉडल आपको नजर आ रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कहीं कोई झटका लग सकता है या टीएमसी कहीं पार पा सकती है बीजेपी के, तो कुछ चीजें हैं बड़ी क्लियर जिस पर लोग अभी से सोच रहे होंगे? प्रियंका जी, देखिए ऐसा है कि हर एक राजनीतिक पार्टी का मेन उद्देश्य ये होता है कि किसी भी तरीके से वो सत्ता पे काबिज हो। आप देखें कि किस तरीके से जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बहुत सारी करोड़ों नौकरियों के वादे किए जाते हैं या डेवलपमेंट के वादे किए जाते हैं या किस तरीके से किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाती है। लेकिन जब भी कोई चुनाव होता है तो लोग जो वोट हैं अपना, वो सरकार के द्वारा किए गए कामों को देख कर देते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि बीजेपी के पास अगर बंगाल के अंदर कुछ दिखाने के लिए है तो वो उनकी पार्टी के जीते गए सांसदों के द्वारा जो काम किए गए हैं, लोगों को उन कामों को लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए कि हमारे जो भी सांसदों को आपने 2019 के चुनाव में जिताकर भेजा, तो हमने 1 साल के कार्यकाल में या जो पहले के कार्यकाल में 2 सांसद जीते थे, उनका 5 साल या 6 साल का जो रिकॉर्ड है वो ये है, हमने केंद्र सरकार की इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। एक एक एमपी ने, क्योंकि एक एमपी के क्षेत्र में कम से कम 10 विधानसभाएं आ जाती हैं, तो वो बहुत प्रभावशाली होगा। तो एमपीज अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर लोगों के बीच में पहुंचे। ये इस तरह की बातें करना कि हम ये कानून बना देंगे, एक मुट्ठी अनाज ले लेंगे, इससे नहीं होगा।
और टीएमसी को ये चाहिए कि वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए कि हमने प्रदेश की जनता को इतने समय के शासनकाल के अंदर लोगों को ये चीज पहुंचाई है। अगर आप और पीछे की बात करें तो जिस तरीके से मार्क्सवादी पार्टी ने 35 साल तक बंगाल के अंदर राज किया और किस तरीके से लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई, जो बंगाल बहुत ही बुद्धिजीवी जिन्होंने हमें बहुत बड़े बड़े विचारकों को दिया था हमारे देश को, ऐसे प्रदेश को किस तरीके से कम्युनिस्ट सरकार ने कहां खदेड़ दिया था। अब ममता बनर्जी जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार चल रही है, तो टीएमसी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आएगी कि हमने ये दिया है। बीजेपी को भी वादे नहीं करने चाहिए, अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि कहीं ना कहीं लोग बहुत समझदार हैं, लोकतंत्र के अंदर अब लोग जागरूक हैं। लोग ये देखते हैं कि अगर कोई टीएमसी का नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहा है तो लोग कहीं ना कहीं ये भी सोचेंगे कि बाद में समय आने पे ये बीजेपी को छोड़ के किसी और दल में भी जा सकता है, या जो बीजेपी के नेता आज बीजेपी को छोड़कर किसी और दल में जाएंगे, जैसा कि अभी आप ही के चैनल पे था कि ओवैसी जी की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो आप ये देखें कि जनता इस तरह के छलावों से कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करती है। तो जनता को वोट डालते हुए ये भी देखना चाहिए कि कौन से व्यक्ति ने टिकट ना मिलने के कारण पार्टी को छोड़ दिया। तो क्या गारंटी है कि अगर वो चुनाव जीतने की जगह हार गया तो भी वो पब्लिक की सेवा करेगा? तो जनता के बीच सभी पार्टीज को अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए, केवल वादे या किसी और प्रदेश का मॉडल ना दिखाएं। हर एक पार्टी, यही तो नेता हैं, जब एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में जाते हैं तो पार्टी को लगता है यही जीत का मंत्र है, ऐसे ही नेता आएंगे तो शायद हम जीत जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी पर जवाब दीजिएगा दानिश जी, जल्दी जी। राकेश जी बोलिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखिए प्रियंका जी, जिस तरीके से बीजेपी ये कहती जा रही है कि टीएमसी से लोग थक चुके हैं, जिस तरीके से बहुत बड़ा हिजूम उमड़ के आ रहा है, अगर टीएमसी से लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, और अगर वही टीएमसी के बड़े नेता अगर बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़के जीते तो जिनसे लोग ऊब चुके थे वही बड़े नेता फिर बीजेपी की सत्ता में आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो जिन चीजों को लोग देखेंगे। ठीक है दानिश इकबाल जी, पहले नीरज राय जी ने पूछा था शुभेंदु अधिकारी को लेकर कैसे आपके विचार बदल गए? देखिए प्रियंका जी, शुभेंदु अधिकारी हो या कोई और व्यक्ति हो, जिस पे भी आरोप लगे हो, अगर आज भारतीय जनता पार्टी में है तो उसके आरोप को खत्म नहीं कर दिया गया है। हमारी सरकार जो है कानून और संविधान से चलती है। इन्होंने कहा कि अमित शाह जी जेल में भेज देते हैं। अरे भैया, अमित शाह जी ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि तो जो है आप किसी को जेल में भेज दीजिएगा। ये कानून से चलती है और उनपे केस अगर है, कोई आरोप है तो वो कानून का विषय है, संविधान का विषय है और उसके आधार पर वो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अगर वो दोषी है तो जेल जाएंगे, अगर वो दोषी नहीं है तो बरी होंगे। कानून अपना काम करेगा, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। दूसरी सवाल जो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एक साल में 113 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, 113 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान गई है, और उसको ये राजनीति कह रहे हैं। क्या ये भूल गए हैं कि लेफ्ट के गुंडू किस प्रकार से ममता बनर्जी के साथ इन्होंने बदतमीजियां की थी, ममता बनर्जी के बाल खींचे थे और ममता बनर्जी बाल बाल बची थी। तो क्या वो राजनीति था? क्या वो राजनीति से प्रेरित था? आपके साथ, हमारे साथ आपके गुंडे करे तो वो राजनीति हम कर रहे हैं, और आपके साथ जब हुआ था तो हम साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं कि अगर किसी के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। आप उसकी निंदा नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का माहौल लेफ्ट और टीएमसी के बीच में था जब टीएमसी की सरकार बनी थी, आज वैसा ही माहौल है। आज ममता बनर्जी जो है अपनी राजनीतिक जमीन को खिसक चुका है, उनका राजनीतिक जमीन। आज वो पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही हैं। इसलिए ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे लोकप्रिय पार्टी है और सरकार बनाने जा रही है। अब एक चीज छोटी सी, नीरज राय जी क्लोजिंग कमेंट में बता दीजिए, जो दानिश इकबाल जी कह रहे हैं वो इस बात से तो नहीं नकार रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी कोई दूध के धुले हो गए हैं। अब जब नंबर लगेगा तो शायद लगेगा, कब लगेगा वो यही जानते होंगे। मैं बता रहा हूं, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट इस चीज पर भी, आपकी पार्टी की तरफ से चाहे अभिषेक बनर्जी हैं और बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि जेपी नड्डा ने टीएमसी का मतलब बताया, आप दूसरी पार्टियों के नेताओं को गुंडा बताते हैं?
क्या आपको भी लगता है कि अगर विकास पर बात होगी तो बात कहीं और चली जाएगी? माहौल ज्यादा चाहिए चुनाव में, बात नहीं होगी? नहीं। हाँ, देखिए, आप अपने भी चैनल पे विजुअल देख सकती हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी एक रटे रटाए शब्दों का प्रयोग करती है, अधिकतर टीएमसी का गुंडा। एक लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई पार्टी को ऐसे अच्छे शब्दों से नवाजा जाना, यह भारतीय जनता पार्टी से ही देश अपेक्षा रख सकता है। क्योंकि दानिश भाई, बुरा मत मानिएगा, इस शब्द का मैं प्रयोग करूंगा कि जिस पार्टी का एक सरगना ही गुंडा रहा हो, जिसका कि भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान और न्यायपालिका में कि आप अपनी असल में जो विचारधारा है वो लोगों के बीच में क्या लेकर जाएंगे कि दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेता गुंडे हैं और हमें अगर कोई कहेगा तो हम तो फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं, आप साबित करके दिखाओ। नहीं। देखिए, राकेश जी ने जो कहा है, पार्टी कह रही है कि आप लोग चावल चोर हैं, तो क्या आप बन गए चावल चोर? आप चाहते हैं कि आप जाकर जवाब देंगे? ये बताइए पहले, मैं क्या हमारी किसी भी पार्टी के हिंदी चैनलों पे अधिकतर सबसे ज्यादा अगर कोई रहता है टीएमसी का तो मैं ही बैठता हूँ, आपको पता है सभी पे। मेरे द्वारा कोई भी देख लिया जाए डिबेट, कभी मैंने ये नहीं बोला है। जो ये बोलते मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो जनता के द्वार पे जा रहा हूँ। वहां की जनता की नेता ममता जी है, जनता ने ममता जी को प्रधानमंत्री बनाया है, ना कि मोदी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा जी, ये लोग थोड़े बनाए हैं। जनता के बीच में बौखला ये लोग रहे हैं, हम नहीं रहे हैं। हमारी बौखलाहट तब होती कि जब ये लोग अच्छे अच्छे शब्दों से नवाज रहे हैं। इनका तो भाई वो चरित्र रहा है, अटल जी वाली भाजपा नहीं है कि अच्छे शब्दों का और अच्छे संस्कार की हम कल्पना करेंगे, समझ रहे हैं? तो उससे मुझे नहीं, काम की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड हमारा चल रहा है, लोगों को हम बता रहे हैं इनकी बौखलाहट। अब सुन लीजिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के पार्टी को क्या बोल रहे हैं? चावल चोर, तिरपाल चोर। तो इनके शिक्षा का स्तर देखिए, इनके मानसिकता देखिए, क्या मनोदशा इनकी है, विक्षिप्तता देखिए कि देश के अंदर किसी भी कार्य पर ये खरे नहीं उतरे हैं। 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, आज तक सब नौकरी ले लिए। ये 50 दिन नोटबंदी का मांगे थे, वो अभी हो गया। 50 दिन के बाद चौराहे पे लटकाने को बोले थे। विश्व के ये पहला प्रधानमंत्री किसी देश के होंगे कि जो कि अपनी बातों से बार बार मुंह करते रहे और हजारों यूट्यूब पे वीडियो इनके डिलीट किए गए। तो जनता जानती है बंगाल एक समृद्धशाली प्रदेश है, शिक्षा के मामले में हर एक स्तर से वो समृद्ध है। नीरज राय जी, आपका भी, दानिश इकबाल जी आपका भी, राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और पश्चिम बंगाल की सियासत के बारे में जो बातें आपने बताई, ये चीज तो तय है कि पश्चिम बंगाल में दूसरी पार्टी को गुंडों वाली पार्टी कहना, नेताओं को गुंडा कह देना, ये बड़ी आम बात हो गई है। अब से कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी को लेकर बाबुल सुप्रियो ने जो कहा, तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर मेरे बारे में सारे गौ तस्करी जैसे और न जाने भ्रष्टाचार के कितने आरोप बाबुल सुप्रियो ने लगाए हैं, लीगल नोटिस भेजा गया और ये कहा गया कि मैं फांसी के तख्त पर चढ़ जाऊंगा अगर ये सब कुछ साबित हो जाए। अब इस पूरे मसले पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है कि अभिषेक बनर्जी का ये कहना कितना सही है, सुनिए जरा। कुछ दिन पहले जिसके नाम गाय तस्करी और कोयला की कांड पर आया, जिसका नाम कोयला तस्करी पे बिनय मिश्रा की नाम, जिसके ऊपर सीबीआई का लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है, वो बहुत दिन तक अभिषेक बनर्जी का जो संगठन है, उनका युवा मोर्चा में, उसका युवा संगठन में वो महामंत्री के रूप से थे। तो ये प्रश्न कहीं से उठता है, बिनय मिश्रा के साथ अभिषेक बनर्जी का क्या संबंध है, क्या संपर्क है, ये जरा वो खुलासा करके बताएं। और वो दोषी है या निर्दोष, ये तो बंगाल की जनता तय करके रखा है। बंगाल की जनता बहुत सचेतन है। अभिषेक बनर्जी जो बोलता है वो करता नहीं है। इससे पहले भी बोला था कि अगर दिनेश त्रिवेदी हार जाएंगे तो मैं पॉलिटिक्स करना छोड़ दूंगा, राजनीति से मैं विदाई ले लूंगा। इसके उन्होंने बोला था अर्जुन सिंह जी अगर जीतेंगे, भाजपा की जो सांसद प्रार्थी थे, अर्जुन सिंह जी अगर जीतेंगे तो राजनीति करना छोड़ देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि वो राजनीति नहीं छोड़ा है। तो इसलिए लोगों को बहकाने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अभिषेक बनर्जी ने यह बात कहा है कि वो खुद फांसी के फंदे में चढ़ जाएंगे। इसके लिए बहुत साहस होना चाहता है, रहना चाहिए। इसके लिए छाती में बहुत दम रखना चाहिए ये बात कहने के लिए। मैं बोलूँगा अभिषेक बनर्जी, अभी भी टाइम है। बंगाल की हर एक जनता की पैर पकड़ के माफी मांगने का समय आ गया है। बंगाल की जनता की पैर पकड़ के अगर माफी मांग लेंगे तो बंगाल की जनता इतना सीधा है कि उनको माफ कर देंगे। फांसी के फंदा पे चढ़ने का दम तो उनमें नहीं है।
पश्चिम बंगाल की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कह रही है कि बंगाली या बाहरी किसको कबूल करेगी पश्चिम बंगाल की जनता, लेकिन बीजेपी बाहरी वाले इस मुहावरे से कैसे पार पाएगी उसकी तैयारी बीजेपी ने की है कि कैसे बताया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बाहरी नहीं बल्कि बंगालियों की भी इस समय बाढ़ आने वाली है। बीजेपी के पास बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद को सम्मान देकर, यानी वहां की जो विरासत है, महापुरुष हैं, उनको याद दिलाया जाएगा और उनसे पश्चिम बंगाल के लोगों से न सिर्फ इमोशनल कनेक्ट किया जाएगा बल्कि पुरानी धरोहर पर एक नजर रहेगी। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर खास कार्यक्रम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों को जोड़ने का नया तरीका निकाला है बीजेपी ने। राष्ट्रीय गौरव भद्रलोक के महापुरुषों को आत्मसात करने की तैयारी, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्लान है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद दिलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की धरती से आने वाले महापुरुषों पर बीजेपी की नजर है। सांस्कृतिक मोर्चे के जरिए घेराबंदी होगी, यानी पश्चिम बंगाल की विरासत, वहां की संस्कृति, वहां के महापुरुषों, वहां की धरोहर को याद दिलाकर प्रसिद्ध नेताओं का सम्मान किया जाएगा। प्रमुख विचारक के दिवस पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिससे लोग बीजेपी के साथ ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़े। तो ये तैयारी है पश्चिम बंगाल में, जिससे ये जाहिर हो गया है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी भले ही पश्चिम बंगाल में बनाने की तैयारी हो, लेकिन इस बार ये चुनाव और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली जितनी हर बार रहती है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर ममता बनर्जी बीजेपी को घेरती आई है, लेकिन बीजेपी केंद्र की सरकार के कामकाज को भुनाने की तैयारी कर रही है कि ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर अगर कुछ करना है तो पश्चिम बंगाल के लोगों को साथ लाना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।